हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? और सब बढ़िया, मस्त हालचाल आप लोगों के। तो बच्चों देखो, ऐसा है कि हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। और चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन लॉजिकल चैप्टर है। आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों और 9th क्लास के लेवल से कनेक्टेड है, तो आपको आसानी भी पड़ेगी पढ़ने में। तो एटम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि एटम क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो एटम आपका क्या बोलते हैं, एक गोल स्फीयर टाइप होता है जिसमें 3 तरह के पार्टिकल लाई करते हैं। सेंटर पे लाई करता है न्यूट्रॉन, उसके बाद लाई करता है उसी में ही सेंटर में प्रोटॉन, और फिर चारों तरफ जो घूम रहे होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सिंपल सी बात तो आपको पता है, ये मालूम है आपको। ठीक है, तो जर्नल वे में क्या बोलते हैं, बीच वाला जो है उसमें आपका प्लस होता है, प्लस मतलब न्यूट्रॉन होता है, और बीच सेंटर में आपका न्यूट्रॉन भी होता है, और ये आपका न्यूक्लियस होता है बच्चों। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही पाए जाते हैं। उसके बाद आपका पहला ऑर्बिट K होता है, दूसरा ऑर्बिट M होता है, तीसरा ऑर्बिट N होता है और चौथा ऑर्बिट N होता है। ये कैसा बना दिया मैंने? तो बच्चों 3D स्ट्रक्चर है। असल में एटम का जो स्ट्रक्चर है वो 3D में होता है, तो ऐसे ही होता है। और इनमें इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। इनमें कौन लाई करते हैं? इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। तो ये वाली बात है। लेकिन उससे पहले हुआ ये कि एक्सपेरिमेंट्स करे गए। एटम के बारे में तो चलो हमें मालूम चल गया था कि मैटर का वो छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे एटम बोलते हैं, जो फ्रीली रह सकता है और फ्रीली नहीं भी रह सकता है। तो क्या बोलते हैं, एटम के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ ली थी, पर न्यूक्लियर रिएक्शन में जब हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ ना कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे एटम टूट गए, एटम आपके डिवाइड हो गए, और एटम डिवाइड हो जाते हैं 3 पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो उसी की ही मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताने वाला हूं कि ये किस तरीके से ढूंढे गए, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया और कैसे कैसे करा गया। उसी के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है ताकि डायग्राम बना के आपको दिखा सकूं, और बाकी थ्योरी मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही लिख दी है। तो अभी के लिए फिलहाल सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने करा था बच्चों। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करा था? जे थॉमसन ने करा था। लेकिन उससे पहले एक और साइंटिस्ट थे बच्चों जो इस चीज पे काम कर रहे थे। उनको पता नहीं था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के बारे में नहीं पता था, वो कुछ अपना अलग ही काम कर रहे थे, और उनका नाम था विलियम क्रुक्स। क्या नाम था जी? विलियम क्रुक्स। तो विलियम क्रुक्स ने क्या करा? विलियम क्रुक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक ग्लास की ट्यूब ली। तो विलियम क्रुक्स ने एक ग्लास की ट्यूब ली बच्चों। विलियम क्रुक्स ने एक ग्लास की ट्यूब ऐसे करके ये ली। ठीक है, ये ग्लास की ट्यूब ली, और उस ग्लास की ट्यूब में 2 तरह के मेटल इलेक्ट्रोड डाल दिए। उस ग्लास ट्यूब में 2 तरह के मेटल इलेक्ट्रोड डाल दिए। एक पहला मेटल इलेक्ट्रोड ये हो गया और एक दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करा? उसके बाद उसने बहुत ही ज्यादा वेरी हाई वोल्टेज पे जोड़ दिया। तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज था बच्चों। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज था, पता नहीं कितना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज था। उस समय के लिए तो पता नहीं कितना होगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो ऑब्जर्वेशन है, जो बताते हैं, उस हिसाब से 10,000 वोल्ट होता है। उस समय के हिसाब से तो 10,000 वोल्ट है, पर जरूरी तो नहीं है कि हिस्ट्री में हर चीज सही हो, जरूरी तो नहीं है। ठीक है, जो उनके चेले चपाटों ने बताया होगा वो हम लोगों को मालूम है कि कैसा वोल्टेज है कैसा नहीं है। तो अबाउट 10,000 से 20,000 भी लिखा रहता है बुकों में। ठीक है, सिर्फ 10,000 नहीं होता, 10,000 to 20,000 होता है। मतलब कभी 12,000 भी चले जाता होगा, कभी 15,000 भी चले जाता होगा, कभी 20,000 भी चले जाता होगा, कभी 10,000 होता होगा। तो वोल्टेज की ये कहानियां चेंज होने की धीरे धीरे। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों? एक ग्लास ट्यूब लगा दी जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। 2 तरह के मेटल लगा दिए, और एक मेटल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और दूसरे मेटल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। तो जिसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा उसे कहेंगे जी एनोड, जो पॉजिटिव हो जाएगी उसे क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगी वो नेगेटिव हो जाएगी तो उसे कैथोड बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे।
तो ये उनका सीन था जो था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कराया, भाई बिजली है, इतनी ढेर सारा वोल्टेज दे रहे हैं तो बिजली फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगा। तो करंट ने तार में फ्लो करना करा शुरू, करंट को आई से दिखाते हैं, तो करंट ने तार में करना शुरू करा करंट, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि करंट जो है वो तार में बहना शुरू हो गया, करंट जो है वो तार में बहना शुरू हो गया, ठीक है। मैंने बहुत गलत लाइन बोल दी ना। तो जो करंट है वो कंडक्टर में बहना शुरू हो गया, जो तार होती है कॉपर एल्यूमिनियम की उसमें बहना शुरू हो गया। जैसे ही करंट यहां पे पहुंचा, जैसे ही करंट यहां पे पहुंचा तो ही वॉज ऑब्जर्व, जरा ध्यान से सुनना, ही वॉज ऑब्जर्व कि कुछ नहीं हुआ, ही वॉज ऑब्जर्व कि कुछ नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है कि क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ? क्योंकि अंदर गैस भरी हुई थी बच्चों, अंदर हवा भरी हुई थी। तो अगर अंदर हवा भरी हुई थी तो कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, वो बैड कंडक्टर होता है। किसके लिए बैड कंडक्टर होता है, वो होता है हवा के लिए। हवा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं हो सकती है, तभी जो आपकी बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बादलों में बिजली होती है, जब वो कड़कड़ाती है तो वो कड़कड़ाकर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी क्यों आती है? वो टेढ़ी मेढ़ी इसलिए आती है क्योंकि जहां पे हवा कम होगी वो उस जगह जाना पसंद करेगी, जहां पे हवा ज्यादा होगी वो उस जगह पे नहीं जाना पसंद करेगी। तो ये वाली कहानी है बच्चों, इसमें ये वाली कहानी है, ठीक है। तो अंदर अभी हवा भरी पड़ी है, तो अगर अंदर अभी हवा भरी पड़ी है तो कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो रीजन हमारे पास ये होगा क्योंकि जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हुई, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। फिर विलियम क्रुक्स ने सोचा कि यार अब क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? तो सॉल्यूशन ये निकाला गया कि जो अंदर गैस भरी हुई है उनको निकालो। अब जो अंदर गैस भरी हुई है उनको कैसे निकालो? ऐसी हवा में निकाल दो, हवा को हवा में निकाल दो। तो ऐसे तो नहीं हो सकता काम। तो करा क्या गया, वैक्यूम पंप लगाया गया। क्या लगाया गया? वैक्यूम पंप। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब को क्या बोलते हैं, थोड़ा होल करा गया उसमें, ठीक है। अब वैसे होल नहीं की, ऐसे मार के होल करा, वो मशीन आती है होल करने की, उससे होल करा और यहां पे उन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया। यहां पे उन्होंने क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप लगा दिया। और जैसे ही उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया तो वैक्यूम पंप ने प्रेशर खींचा अपनी तरफ और अंदर का प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर खींचा अपनी तरफ और अंदर की ट्यूब का जो प्रेशर है वो क्या कर दिया, कम कर दिया। और 3 तरीके से कम करा गया, 3 तरीके से। पहला जो है वो करा गया 10⁻² ATM तक। आपका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नापा जाता है या बार में नापा जाता है या मिलीमीटर मरकरी में नापा जाता है। तो एटीएम भी एक तरह की प्रेशर की यूनिट होती है, जैसे प्रेशर की पास्कल यूनिट होती है वैसे ही हवा के प्रेशर के लिए एटीएम यूनिट होती है, ठीक है जी। अब एटीएम वो वाला एटीएम नहीं है, समझ गए ना। तो वैक्यूम का जो प्रेशर है वो कहां तक रिड्यूस करके ले गए, अंदर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस कहां तक करके ले गए, वो करके ले गए 10⁻² ATM तक। उसके बाद करंट फ्लो होना शुरू हो गया, उसके बाद करंट फ्लो होना क्या हो गया, शुरू हो गया। और करंट फ्लो होने के साथ साथ ही वॉज ऑब्जर्व, विलियम क्रुक इज ऑब्जर्व। उससे एक और चीज देखने को मिली, ग्रीनिश ग्लो देखने को मिला उसको क्या देखने को मिला, ग्रीनिश ग्लो देखने को मिला। विलियम क्रुक्स को अपने एक्सपेरिमेंट में ग्रीनिश ग्लो देखने को मिला, हल्का ग्रीनिश ग्लो देखने को उसको मिला। तो वो समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या, क्योंकि अंदर से तो हवा भी निकाल दिया, बस मैं बिजली पास करा रहा हूं, उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो उसने क्या करा, पहली फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये है कि हवा भरी हुई थी तो इलेक्ट्रिक करंट ही पास नहीं हुआ। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है, कि 10⁻² ATM जब प्रेशर ले गए तो ग्रीनिश ग्लो दिखा। कैसा ग्लो दिखा, ग्रीनिश ग्लो। उसके बाद तीसरी ऑब्जर्वेशन सुनो, तीसरी ऑब्जर्वेशन में 10⁻⁴ ATM ले गए, मतलब प्रेशर को और ज्यादा कम कर दिया। और जब हमने प्रेशर को और ज्यादा कम कर दिया तो धीरे धीरे ग्रीनिश ग्लो डिसअपियर हो गया। धीरे धीरे ये जो ग्रीनिश ग्लो मैंने बनाया था ये धीरे धीरे क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। और
गायब होते होते बिल्कुल डिसअपियर हो गया, हमें दोबारा से अपना वही गिलास दिखने लग गया, हमें दोबारा से अपनी वो डिस्चार्ज ट्यूब दिखने लग गई। लेकिन तब भी करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन तब भी करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। लेकिन तब भी क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। आया इतना समझ में? दोबारा रिपीट करूं तो दोबारा एक बार जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन 1 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इलेक्ट्रोड लगाया, वोल्टेज लगाया, पर जैसे ही उसने वोल्टेज दिया तो कुछ नहीं हुआ पहली ऑब्जर्वेशन में। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अंदर हवा भरी हुई थी, तो हवा जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद उसने वैक्यूम लगाया, वैक्यूम से 10⁻² atm उसने प्रेशर रखा। जैसे उसने -2 प्रेशर रखा, 10⁻² atm प्रेशर रखा, तो उसे ग्रीनिश ग्लो देखने को मिला। उसके बाद 10⁻4 atm जब उसने प्रेशर रखा तो ग्रीनिश ग्लो डिसअपियर हो गया, लेकिन तब भी करंट फ्लो कर रहा था। लेकिन वो अपने नतीजे पे तब पहुंचा जब उसने एनोड की जगह पे परफोरेटेड एनोड लगा दी। जब उसने एनोड की जगह पे कौन सी एनोड लगा दी? परफोरेटेड एनोड लगा दी, ठीक है। एनोड की जगह पे कौन सी एनोड लगा दी? परफोरेटेड, यानी कि छेद वाली लगा दी, जैसे छन्नी टाइप नहीं होती वैसी वाली लगा दी। तो जैसे ही उसने लगाई तो क्या देखने को मिला, उसको क्या ऑब्जर्व हुआ? उसको ऑब्जर्व ये हुआ कि परफोरेटेड एनोड जो है उसके बिहाइंड यानी कि उसके पीछे ग्रीनिश ग्लो देखने को मिल रहा है। कैसा ग्लो देखने को मिल रहा है? ग्रीनिश ग्लो। अब आप एक चीज समझ गए होंगे, आपको भी समझ में आ गया होगा कि यार किसी भी चीज के पीछे कैसे दिख सकता है, मतलब कुछ माइनस में से, कुछ कैथोड में से निकल रहा होगा, तभी उन छेद के अंदर जा रहा होगा, तभी उसके पीछे ग्रीन हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि एनोड ग्रीन कर रहा है। अगर एनोड ग्रीन कर रहा होता तो पहले ही कर देता, जब करंट पास करा रहे थे पहले तो नहीं करा एनोड ने ग्रीन, मतलब कैथोड में से कुछ ना कुछ आ रहा होगा। अब आपका सवाल ये होगा कि 10⁻² में जब सब कुछ ग्रीन था और 10⁻4 में जब ग्रीन हट गया था तो दोबारा ग्रीन कैसा आ गया सर? देखो सुनो, दोबारा ग्रीन ऐसा आया क्योंकि वैक्यूम पंप आसपास की तो बहुत अच्छे से प्रेशर रिड्यूस कर देगा, पर कोनों का प्रेशर जल्दी से रिड्यूस थोड़ी ना होता है। कोनों पे थोड़ी बहुत गैस रह जाएगी और उस थोड़ी बहुत गैस की वजह से थोड़ा बहुत ग्रीनिश ग्लो आ जाएगा। लेकिन ही वॉज से, उसने बोला कि ये ग्रीनिश ग्लो इसकी वजह से आ रहा है, लेकिन यहां पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो उसने समझाया हमको कि यहां से कुछ रेस निकल रही होगी, यहां से कुछ क्या निकल रही होगी? रेस निकल रही होगी जो आपकी एनोड की तरफ जा रही होगी, जो आपकी परफोरेटेड एनोड की तरफ जा रही होगी, और कुछ उसके होल में से भी पास हो रही होगी, और जो उसके होल में से पास हो रही होगी वो इधर टकरा रही होगी कहीं पे, और यहाँ पे ग्रीनिश ग्लो देखने को मिला, और यहाँ पे थोड़ा गरम गरम देखने को भी मिला, यहाँ पे थोड़ा गरम गरम देखने को भी मिला। तो किसकी ऑब्जर्वेशन है? विलियम क्रुक्स की। जे थॉमसन का भी कुछ काम नहीं है, जे थॉमसन का भी कुछ काम नहीं है। एंड विलियम क्रुक्स ने क्या डिस्कवर कर दिया? विलियम क्रुक्स ने बोला कि कैथोड में से कुछ रे है जो एनोड की तरफ जाती है, और उस रे को फिर कैथोड रे बोला गया। उस रे को क्या बोला गया? कैथोड रे। शॉर्ट फॉर्म में आप CR लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, C/R लिख देना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये जो मैंने पढ़ाया आपको, ये मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ाया अभी आपको, अभी मैंने फिलहाल आपको पढ़ाया है फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे पढ़ाया मैंने आपको, फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे पढ़ाया है, फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे। और इसी कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट की वजह से, इसी विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट की वजह से जे थॉमसन ने ये चीज पढ़ी। उसके बाद विलियम क्रुक्स तो अपने जा चुके थे, ठीक है, टाटा बाय बाय वाले। तो जे थॉमसन ने फिर इस बात को आगे बढ़ाया, और फिर आगे बढ़ाने के बाद प्रॉपर्टीज दी कैथोड रे की, और साथ ही साथ में हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया, ठीक है। तो क्या बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ गई जो मैंने बोली? तो मेरी बात अच्छे से सुनने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद, ठीक है। हेडफोन लगाओ, बातें सुनो, क्योंकि थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट है, तो थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में बातें सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो पहले तो ये थ्योरी है, मैं पढ़ के बता देता हूं थ्योरी क्या क्या है। थ्योरी है, इन दिस एक्सपेरिमेंट विलियम क्रुक्स टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब ली थी उन्होंने,
फिटेड विद टू मेटल इलेक्ट्रोड, दो मेटल इलेक्ट्रोड से फिट कर दिया था दोनों तरफ। द ट्यूब इज कनेक्टेड द वैक्यूम पंप, ट्यूब को वैक्यूम पंप से कनेक्ट करा टू रिड्यूस द प्रेशर, ताकि प्रेशर रिड्यूस हो सके, एंड कनेक्ट अ वोल्टेज ऑफ अबाउट 10,000 वोल्ट, और एक वोल्टेज से कनेक्ट करा जो 10,000 वोल्ट था। देन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर टेकन प्लेस। पहली ऑब्जर्वेशन कि जब तक प्रेशर अंदर का कितना रहेगा 1 atm रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा, तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर प्रेशर को कम करा, 10⁻²ले गए, ग्रीनिश ग्लो दिखा, 10⁻⁴ ले गए तो ग्रीनिश ग्लो डिसअपेयर हो गया, पर तब भी करंट फ्लो कर रहा था, पर तब भी करंट क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। फिर उसके बाद अगर मैं उसी के साथ जोड़ देता हूं कि व्हेन वी यूज परफोरेटेड एनोड देन वी सी ग्रीनिश ग्लो बिहाइंड द परफोरेटेड एनोड, दिस मींस and he says some of the rays are emitted from cathode and goes to anode and the rays are known as cathode rays, और उस रेस को फिर कैथोड रे कहा गया। क्या कहा गया? कैथोड रे। क्या कहानी आपको समझ में आ गई? तो ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, आप पहले ये चीज नोट कर लो, फिर मैं 3 तरह के ऑब्जर्वेशन आपको लिखाता हूँ, ठीक है? तो जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर करते हैं ऑब्जर्वेशन। ओके बच्चों, तो मैंने ये थोड़ी थ्योरी लिख दी है, जो मैंने समझाया वही मैंने लिखा है। पहली बात मैंने वो लिखी है, व्हेन इनसाइड प्रेशर इज 1 atm देन नो करंट फ्लोज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब में करंट फ्लो नहीं करेगा। रीजन मैंने वो लिखा है क्योंकि हवा जो है बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए फ्लो नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट ये है, व्हेन इनसाइड प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 10⁻² atm देन करंट फ्लोज एंड ग्रीनिश ग्लो इज अपीयर, तो ग्रीनिश ग्लो हमको दिखा। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, तीसरी ऑब्जर्वेशन, व्हेन फर्दर प्रेशर रिड्यूस टू 10⁻⁴ atm देन ग्रीनिश ग्लो डिसअपियर हो गया, बट करंट कैन फ्लो, करंट फ्लो करेगा कॉन्टिन्यूसली। और उसी के साथ साथ अगर आप परफोरेटेड एनोड, व्हेन परफोरेटेड एनोड इज यूज्ड देन सम ग्रीनिश ग्लो सीन इन बिहाइंड द एनोड के पीछे हमें देखने को मिला। देयरफॉर सम रेज, कुछ ना कुछ रेज हैं जो कैथोड से एमिट हो रही है, फिर उसका नाम दे दिया गया कैथोड रे, तो ये कहानी है बच्चों कैथोड रे की, जो आपको मालूम होनी चाहिए। आप इसको नोट कर सकते हो, तो इसको नोट कर लो। और इसी के साथ अब जे थॉमसन के टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि जे थॉमसन ने कैथोड रे की प्रॉपर्टी समझाई थी, और साथ ही साथ हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया था। साथ ही साथ किसके बारे में बताया था? इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया था, ठीक है? आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो मैं अब प्रॉपर्टी समझाता हूं आपको कैथोड रे की, तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए, फिर करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। और टाइम बचाने के लिए मैं पहले ही लिख देता हूं, है ना, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। ओके बच्चों, तो हमारा बहुत टाइम बच चुका है, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की। पहली प्रॉपर्टी क्या है कैथोड रे की? तो पहली प्रॉपर्टी ये बताई गई कि कैथोड रे की पहली प्रॉपर्टी ये है कि कैथोड रे आपकी स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है। कैसा पाथ ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ। लेकिन इसका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाई, रीजन दो, तो कभी कभी रीजन पूछ लेते हैं, तो रीजन मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे वही पुराना सिस्टम है, वही डिस्चार्ज ट्यूब 10,000 वोल्ट से जोड़ेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है? ये आपका वैक्यूम पंप हो गया, वीपी लिख देता हूँ मैं वैक्यूम पंप को, और यहाँ पे मैं आपकी वो बना देता हूँ एनोड, ये मेरी एनोड हो गई, और ये वाली क्या हो गई? ये वाली कैथोड हो गई। तो ये एनोड बना दिया और ये कैथोड बना दिया, ठीक है? तो मैंने करंट अप्लाई कर रखा है, इमेजिन कर लो करंट अप्लाई कर रखा है, वोल्टेज से जोड़ रखा है। अब क्या हुआ ये कि इन्होंने कैथोड और एनोड के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया। कैथोड और एनोड के बीच में क्या रख दिया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया, क्रॉस सा एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है? तो भैया एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या फर्क पड़ता है? करंट तो तब भी फ्लो हो रहा था, लेकिन ही वाज ऑब्जर्व दैट कि कैथोड रे में से जो कोई कैथोड रे निकल रही होगी, ऐसे कोई कैथोड रे निकल रही होगी, उसने उस ऑब्जेक्ट की एनोड की तरफ शैडो बना दी। क्या बना दी? एक शैडो बना दी, शैडो। और शैडो उसी चीज की बन सकती है, शैडो उसी चीज की बन सकती है जब सामने से कोई लाइट आ रही हो। जब सामने से कोई लाइट आ रही हो, तो सामने से कोई लाइट आ रही होगी, तब उस पर लाइट पड़ेगी, तब उसके पीछे शैडो बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैथोड में से कैथोड रे निकलती है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, और उसका रीजन उसने शैडो वाले से दिया।
तो रीजन ये है, अ शार्प शेडो इज ऑब्जर्व व्हेन सम ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो आप ये रीजन लिख दोगे अगर पेपर में पूछा जाता है तो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, कैथोड रे हैव सम मटेरियल पार्टिकल, मतलब कैथोड रे तो है ही, रेस तो है ही, लेकिन रेस के अंदर पार्टिकल भी है। ये रेस के अंदर पार्टिकल का क्या सिस्टम है और कैसे बताया गया, तो उसके बारे में भी एक एक्सपेरिमेंट करा गया, पैडल वाला एक्सपेरिमेंट बच्चों। तो पैडल वाले एक्सपेरिमेंट में हुआ ये कि हमारे पास यहाँ पे कैथोड रे है, हमारे पास यहाँ पे कैथोड ट्यूब है, दोबारा से वही वैक्यूम पंप वाला जो भी हमारा वैक्यूम पंप होगा, और दोबारा से मेरे पास यहाँ पे एनोड है, दोबारा से मेरे पास यहाँ पे कैथोड है, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। मान लो कि मैंने बिजली से ये जोड़ा हुआ है, मान लो ये बिजली से जोड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, जो हम लेते थे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक मूविंग पैडल लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक मूविंग पैडल लगा दिया, ठीक है। बहुत ही हल्का सा लाइट पैडल लगा दिया, जैसे क्या बोलते हैं, हल्के कागज का बना रहते हैं उस चीज का। तो जब कैथोड में से रेस निकल रही है और एनोड की तरफ जा रही है तो शैडो बनना तो नेसेसरी है, पैडल की भी शैडो बनेगी। लेकिन हुआ ये कि यार ये पैडल जो मूविंग पैडल है ये घूमने लग गया, ये असल में रोटेट करने लग गया। जैसे आपकी क्या बोलते हैं, बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, तो टरबाइन डाल देते हो तो पानी उसमें से फ्लो होता है, तो टरबाइन ऑटोमेटिकली घूमती है तो आपकी बिजली बन जाती है, क्योंकि पानी के अंदर पार्टिकल है, पानी के अंदर मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है। तो ऐसे ही यहाँ पे एज्यूम करा गया कि कैथोड रे के अंदर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल होते हैं, जो पैडल को हिट कर रहे हैं और पैडल को फिर मूव कर रहे हैं, पैडल को घुमा रहे हैं। तो यहां से हमारे पास ये रीजन मिल जाता है, अ पैडल इज रोटेट व्हेन प्लेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो ये हम रीजन लिख सकते हैं कि इसके अंदर पार्टिकल भी है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है, पार्टिकल के अंदर का चार्ज देखना है जी हमको, ठीक है। तो उन्होंने बोला पार्टिकल के अंदर चार्ज भी है, तो उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करा गया, ट्यूब बनाई गई, ठीक है। एक ही ट्यूब के अंदर होंगे वैसे एक्सपेरिमेंट, लेकिन बार बार ट्यूब बनाना ठीक ही है। तो ये हो गया हमारा कैथोड, ये हो गया हमारा एनोड, और हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी प्लस 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 वाली, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी माइनस 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 वाली, ठीक है। तो अगर कैथोड में से कुछ रेस निकल भी रही होगी, कुछ पार्टिकल निकल भी रहे होंगे, अगर उनके पास चार्ज होगा तो वो या तो इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे या तो वो इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो वो सीधे निकल जाएंगे, चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने करंट स्टार्ट करा है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है बैटरी के टर्मिनल के हिसाब से। तो कैथोड जो है, कैथोड रे के पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए बच्चों? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो यहां से हमें पता चल गया कि इसके अंदर पार्टिकल है, और पार्टिकल के अंदर जो चार्ज है, वो असल में माइनस का चार्ज है। पार्टिकल के अंदर चार्ज कौन सा है? माइनस का, क्योंकि माइनस वाले पार्टिकल ही किसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं? प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहां से हमको ये ऑब्जर्व हो गया। तो कहने का मतलब ये है, स्टेट ट्रेवल करते हैं, शैडो से हमें पता चल गया ये इसके अंदर पार्टिकल होता है, पैडल से पता चल गया हमको। और दूसरी बात, हमें पता चल गया कि इसके अंदर चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, वो हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के पता चल गया, ठीक है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है तो आप मैग्नेटिक फील्ड से भी पता कर सकते हो। तो एक मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट भी करा गया था, जिसमें एनोड लिया गया था पॉजिटिव, कैथोड लिया गया था पॉजिटिव, कैथोड लिया गया था नेगेटिव, ठीक है। और इस तरफ लगा दिया गया था मैग्नेट, तो हॉर्स शू मैग्नेट लिया, एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है। आपको पता है नॉर्थ से साउथ क्या चलती है? मैग्नेटिक फील्ड चलती है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। तो कैथोड रे में से अगर कोई भी पार्टिकल आता है या कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है, तो ये याद रखना बच्चों, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू कर देता है। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि माइनस का चार्ज है उसका, तो जैसे ही वो पार्टिकल जो माइनस के चार्ज वाला है, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आया तो वो घूमना शुरू कर दिया, उसने थोड़ा रोटेट करना शुरू कर दिया, उसने थोड़ा घूमना शुरू कर दिया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से भी हम पता लगा सकते थे कि हाँ पार्टिकल चार्ज वाला है। मैग्नेट से भी पता लगा सकते थे, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी पता लगा सकते थे। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको इतना? स्टैमरिंग हो रही है ना, काफी गला सूख गया यार, और क्या, ठीक है। थ्योरी में ऐसे ही होता है, बोलते रहो बच्चे सुनते रहेंगे। तो ये हो गई जी बात।
उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है, कैथोड रे प्रोड्यूस एक्स रेज। कैथोड रे एक्स रे को प्रोड्यूस करती है। किसको प्रोड्यूस करती है? एक्स रे को प्रोड्यूस करने का काम करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट भी देती है। क्या देती है? हीटिंग इफेक्ट। मतलब जब तक आपका ये प्रोस्पेक्टस चल रहा होगा तो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब गर्म हो जाएगी, तो हीटिंग इफेक्ट भी देने का काम करती है। तो बस इतनी प्रॉपर्टीज काफ़ी हैं, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी हो गई, काफ़ी है इतना। बाकी और आप लिखना चाहते हो तो बुक से लिख सकते हो। बाकी 8-9 प्रॉपर्टी दे रखी है, लेकिन इस हिसाब से इतनी काफ़ी होती है। 12th लेवल के हिसाब से इतनी काफ़ी होती है। बाकी अगर आपको IIT JEE का लेवल का पढ़ना है तो आप डिटेल में फिर वो प्रॉपर्टी को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ फिर कंक्लूजन निकाला गया कि पार्टिकल जो है, रेस जो है सीधी जा रही है, शैडो है, उसके अंदर पार्टिकल भी है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। उसके अंदर जब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसी की वजह से कि पार्टिकल नेगेटिव है और फिर उसका नाम लिख दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो जे थॉमसन ने करी थी इन प्रॉपर्टीज के मुताबिक। तो आया आपको समझ में? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आप इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, क्योंकि अभी भी जे थॉमसन रुके नहीं। जे थॉमसन ने चार्ज और मास निकालने की कोशिश करी, बस निकाल नहीं पाए, कोशिश करी। और फिर मैं बताऊंगा किसने निकाला है, कौन से साइंटिस्ट ने निकाला है, वो बताऊंगा आपको फिर। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए। उसके बाद हम आते हैं जे थॉमसन के मास और चार्ज पर। ओके स्टूडेंट, तो मैंने टॉपिक भी लिख दिया कि अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, वो तो अभी पढ़ेंगे वैसे, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने सबसे पहले पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे, जो कि विलियम क्रुक्स ने हमको बताया था। फिर प्रॉपर्टी पढ़ी जो कि जे थॉमसन ने बताई थी, और चार्ज और मास जो इलेक्ट्रॉन का है वो सबसे पहले जे थॉमसन ने हमें निकालने में मदद करवाई, ठीक है। वो एक्यूरेट नहीं निकाल पाए, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो करा था, ठीक है। और क्या करा था उन्होंने, जरा वो सीखो। भले ही वो फेल हो गए, भले ही वो चार्ज और मास नहीं निकाल पाए, लेकिन उन्होंने एक इतना बढ़िया इन्वेंशन कर दिया जिसकी वजह से आप लोग टीवी देख पाते हो बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने कैथोड ट्यूब बना ली थी, जिसकी वजह से सब कुछ आज चल रहा है, जिसकी वजह से टीवी चल रहा है, जिसकी वजह से कंप्यूटर चल रहा है। आजकल तो वैसे LED चलता है, लेकिन पुराने टीवी देखोगे तो पीछे से लंबे लंबे होते थे, तो उसमें कैथोड ट्यूब ही रहती थी बच्चों, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने कैथोड ट्यूब बनाई थी ऐसे, और यहाँ पे स्क्रीन लगा दी थी, देखो टीवी जैसे ही दिख रहा है थोड़ा, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने स्क्रीन लगा दी थी कुछ ऐसे, और स्क्रीन पे एक केमिकल लगाया था जिससे बोलते हैं जिंक सल्फाइड की ये प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है कि कोई भी पार्टिकल अगर इसकी उस पर टकराएगा, मैं पत्थर भी फेंक के मार दूंगा तो वहां पे वो थोड़ा सा ब्लिंक करता है। क्या करता है? ब्लिंक टाइप करता है। तो कोई भी तेज पार्टिकल, कोई भी छोटा सा पार्टिकल, हल्का सा छोटा सा पार्टिकल अगर आप बहुत तेज से फेंकोगे उसकी तरफ, तो वहां पे वो ब्लिंक करेगा, हल्का सा ब्लिंक करेगा, हल्का सा टॉर्च देगा, हल्का सा लाइट देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वैसा ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कैथोड लगाया, और यहाँ पे उन्होंने एनोड लगाया। अंदर से हॉलो थे, बस मेटल लगाया, अंदर से हॉलो है, उसकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने इसको जोड़ दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से जोड़ दिया तो आपको पता है कि ये नेगेटिव हो चुका है और आपको पता है कि ये पॉजिटिव हो चुका है। तो कुछ कैथोड में से क्या निकलेगी? रेज निकलेगी। कुछ कैथोड में से क्या निकलेगी? रेज निकलेगी। तो कैथोड में से जो रेज निकलेगी वो एनोड से पार होकर जाएगी और स्क्रीन पे पड़ेगी। स्क्रीन पे ऐसे भी पड़ सकती है इस तरीके से, और यहाँ पे ये चमकेगा, यहाँ पे ये चमकेगा, ठीक है। स्क्रीन पे ऐसे भी पड़ सकती है। लेकिन उसने बहुत ही अक्लमंदी वाली बात करी, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या लगा दी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो उसने एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ऐसे करके, एक तरफ प्लस 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 लगा दिया, और एक तरफ माइनस 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 लगा दिया। अब बताओ कि कैथोड में से तो कैथोड में जो पार्टिकल होते हैं वो तो नेगेटिव होते हैं। तो कैथोड में जो पार्टिकल होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, तो वो तब सीधे जा रहे थे जब कुछ फील्ड नहीं लगा रखी थी।
लेकिन अब वो सीधे थोड़ी ना जाएंगे, अब वो फील्ड की तरफ जाएंगे, तो वो फील्ड की तरफ इधर की तरफ ऐसे मुड़ जाते हैं और यहाँ पे हिट करते हैं और यहाँ पे चमकते हैं, फिर ऐसे करके। फिर उसने एक काम और करा बच्चों, फिर उसने एक काम और करा कि उसने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई साथ ही साथ। क्या लगाई? मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे करके उसने मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबक भी लगाया। तो ऐसे करके उसने चुंबक भी लगाया बच्चों, ऐसे करके, ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, ऐसे करके लगा दिया था। तो पार्टिकल इधर की बजाय फिर इधर जाना शुरू कर दिया ऐसे करके। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाई उसने। जब दोनों नहीं लगा रखी तो सीधा जा रहा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ऊपर गया, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो नीचे गया, और ऐसे तीनों तरफ जा रहा था। और फिर स्क्रीन को चमका रहा था, स्क्रीन को क्या कर रहा था? चमका रहा था, और स्क्रीन को चमका रहा था। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ क्या बोलते हैं, कुछ पॉइंट देखे, ब्लिंकिंग पॉइंट देखे, और तब जाकर हमारा टीवी बनने की स्टार्टिंग हुई। तब जाके हमारी पुराने जो टीवीज हैं, बड़े बड़े जो टीवीज हैं, उसमें कैथोड ट्यूब यही डलती थी बच्चों, यही कैथोड ट्यूब डलती थी। तो अगर आप लोगों के पास अगर कोई पुराना टीवी होगा तो आप खोल के फाड़ के देख सकते हो। अब जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हो, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी जब आप ये चीज पढ़ रहे हो तो फाड़ो ना टीवी को, ठीक है, पुराना वाला, ठीक है। अपने मम्मी पापा को मत सुनाना कि टीचर ऐसा बोलता है फाड़ दो टीवी को, ओके। तो इसका एक डेरिवेशन है जो बीएससी में है, ठीक है। इसकी कुछ कैलकुलेशंस है जो बीएससी में है। उसी कैलकुलेशन के मुताबिक इन्होंने हमें स्पेसिफिक चार्ज बताया, जो वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। तो स्पेसिफिक चार्ज इन्होंने हमको बताया कि चार्ज अपॉन m Q/m, ठीक है। किसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास। तो इन्होंने कुछ रेशियो लिया था और उसके हिसाब से इन्होंने एक वैल्यू बताई, इलेक्ट्रॉन का और मास की एक वैल्यू बताई इन्होंने। और वैल्यू क्या बताई? वैल्यू बताई 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। 8 कूलम पर ग्राम। सी मतलब कूलम, चार्ज के लिए कूलम, और पार्टिकल के वेट के लिए क्या बताया? ग्राम बताया। उन्होंने रेशियो निकाल लिया था, इस एक्सपेरिमेंट से करके पूरा रेशियो निकाल लिया था कैलकुलेशन करने पर। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का अलग से चार्ज और इलेक्ट्रॉन का अलग से मास नहीं निकाल पाए। असल में इसके अंदर चार्ज भी इंक्लूड है, असल में इसके अंदर मास भी इंक्लूड है। मतलब रेशियो है ना, तो रेशियो के हिसाब से चार्ज भी इंक्लूड है और मास भी इंक्लूड है, तो प्रॉब्लम हो गई। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे छोड़ दी थी, और ये फिर इनका फेलियर बन गया एक तरीके से कि जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ठीक तरीके से हमको नहीं बता पाए। तो कहानी आ गई समझ में। तो किसने बताया? कौन है बताने वाला? किसने बताया? उसके बाद हमारे पास आया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया बच्चों हमारे पास। तो मिलिकन ने क्या करा? मिलिकन ने एक ऐसे कुछ बनाया था, ठीक है, ऐसे कुछ बनाया था। यहाँ पर उन्होंने एक ऑयल स्प्रे लिया था, यहाँ पर उन्होंने एक ऑयल स्प्रे टाइप लिया था, कुछ ऐसे, ये फुसफुस होता है दबाने वाला, रबर टाइप दबाने वाला, और नीचे उसने ऑयल का ऐसा कंटेनर लिया, ये ऑयल का कुछ कंटेनर है, ठीक है, और ये स्प्रे टाइप है। तो स्प्रे टाइप है, और नीचे एक होल कर दिया और यहाँ पे फील्ड लगा दी। यहाँ पे क्या कर दी? फील्ड लगा दी, प्लस 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 वाली, और एक और फील्ड लगाई नीचे की तरफ, माइनस 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 वाली। और यहाँ से वो माइक्रोस्कोप से देख रहा था, तो जैसे उसने ऑयल को स्प्रे करा, तो ऑयल को स्प्रे करने से अंदर एंटर करेगा, तो ऑयल के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल उसने स्प्रे करे, और कुछ पार्टिकल जो है वो इधर अंदर की तरफ आएंगे, और उस पार्टिकल को वो ऑब्जर्व कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करते करते उसने कैलकुलेशंस करी, कम से कम 1 से 2 पेज का इसका कैलकुलेशन का एक्सपेरिमेंट है, जो कि आप आगे जाके कॉलेज लाइफ में पढ़ोगे। तो अभी तो फिलहाल आपको डायरेक्टली याद रखना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इसने कैलकुलेट करके निकाला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो निकाला 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये निकाला। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इसने यहाँ की हेल्प ली, इधर की हेल्प ली। तो उसने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक चार्ज, ये कहानी है जी।
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक चार्ज। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम लोग को मालूम ही है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे ई लिख देता हूं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए, ई बाय एम। तो उसने यहाँ पे ई बाय एम लिख दिया। तो आपको पता है ई की वैल्यू तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है, और ई बाय एम की यहाँ पे कैलकुलेट कर रखे थे जे थॉमसन ने। तो ये हो गई आपके पास 1.76 इंटू 10 की पावर 8। और जब बच्चों इसे कैलकुलेट करा गया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला इसने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला 9.1 इंटू 10 की पावर 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। और इसको हम केजी में करें तो केजी में हम इसे लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 ग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मिलीकन ने बताया। किसने बताया जी? मिलीकन ने। पर मिलीकन भी तभी बता पाए जब उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज के बारे में और जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। तो इतना ही है बच्चों आज के लिए। आज की हमने सारी की सारी चीजें पढ़ ली है। इतना ही आज के लिए इतना ही है। और आज के लिए हमने सारी की सारी चीजें पढ़ ली है। हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया है बच्चों। अब अगली वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, और मैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बताऊंगा जो यूजिन गोल्डस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? यूजिन गोल्डस्टीन ने दिया था। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। मौज मस्ती करते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं। और कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, और इवन मुझे कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपके जो डाउट है वो ऑनलाइन क्लास में और एज अ कॉल एज अ मैसेज किसी पे भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है। बस आप कमेंट करने वाले बनो और मैसेज करने वाले बनो और वीडियो देखने वाले बनो और नोट्स बनाने वाले बनो भाई, बनो कुछ तो बनो यार लाइफ में, है ना। आए हो तो कुछ करके जाना चाहिए। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।